हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सीपी सिन्हा। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था फिज़िकल चेंज के बारे में। आज की क्लास में हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों से बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो उसमें नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिएगा और बेल बट आइकन को दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे के वीडियोस आपको बिना किसी प्रॉब्लम के मिलते चले जाएं और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूड रखें। ठीक है, अगर कोई पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको फिज़िकल चेंज के बारे में बताया था और आज की वीडियो में मैं केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जो फिज़िकल चेंज वाली जो बात मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, उस वाले लिंक, उस वीडियो की लिंक जो है मैं आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से मेरे फिज़िकल चेंज के लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पे जा कर के आप वहाँ का वीडियो देख लीजिएगा। और जो नए हैं यहाँ पे उनको मैं ये भी बता दूँ कि मैं आप लोगों के लिए एनडीए और सीडीएस के केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जो कि आप लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं और अपने एनडीए की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो दोनों के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम केमिकल चेंज की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों को फिज़िकल चेंज वाला जो स्लाइड था एक बार दिखा देती हूँ कि हमने उसमें क्या क्या किया था। हमने उसमें क्या किया था, फिज़िकल चेंज के डेफिनेशन को किया था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को किया था और कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने फिज़िकल चेंज के किए थे। अब आइए बात करते हैं आज हम केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज क्या है? तो केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज in which the original substance loses its own composition and properties and gives rise to one or more new substances with different compositions and properties. ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका, जरा समझते हैं। मतलब कि भाई सिंपल सी भाषा में अगर बात किया जाए तो ये केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज है। एक बार कोई चीज़ चेंज हो गई तो वो दोबारा से रिवर्स नहीं होगी। जैसे फिजिकल चेंज में तो हमने यही देखा था कि भाई रबर बैंड को आपने खींच के लंबा किया, एनर्जी जो भी फोर्स उस पर लगा के रखा था वो फोर्स हटा दिया, रबर बैंड वापस से छोटा हो गया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस था। यहाँ पे जो आप केमिकल परफॉर्म करेंगे, रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, उसमें जो एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, वो वापस से आपके जो जो प्रीवियस जो आपके इंग्रेडिएंट्स थे, जो भी रिएक्टेंट्स थे, उसमें वो कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आई बात तो चलो एक एग्जांपल से लेते हैं हम। जैसे सपोज सोडियम है ना। सोडियम को आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, सोडियम की रिएक्शन आपने क्लोरीन से करवाई। सोडियम जो है जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो बनाता है ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम की इंडिविजुअल सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है, तो सोडियम एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हाईली रिएक्टिव है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो सोडियम का सेकंड पोजीशन आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना। ऐसा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कि पानी में छोड़ेंगे तो पानी में आग लग जाएगी, है ना। एयर में छोड़ देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को पता ही होगा कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, है ना। वहीं पे क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि थोड़ा सा सफोकेटिंग गैस होता है। क्लोरीन गैस होती है, पता ही होगा आप लोगों को, सफोकेटिंग गैस होती है क्लोरीन, है ना। सफोकेटिंग के साथ साथ इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट भी हम यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा स्विमिंग पूल में इसको डाला जाता है एंड ऑल, तो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो अब देख लीजिए दोनों के हार्श इफेक्ट हैं। इसका नेचर हार्श है सोडियम का, क्लोरीन का भी नेचर हार्श है ना। अब जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड में तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती है। सोडियम क्लोराइड है क्या, कॉमन सॉल्ट, नमक जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं। उसमें तो ना तो सोडियम की कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, ना क्लोरीन की कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या हो गया कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो क्या है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी इसकी। इन्होंने अपनी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ किया, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन किया, और ये नया सब्सटेंस है जो कॉम्पोजिशन में नया है, प्रॉपर्टी में नया है, आइडेंटिटी में नया है। और इसी टाइप के प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज पे आ जाइए। इट्स अ परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताया
कि भाई एक बार जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, नमक बन गया तो बन गया, अब दोबारा नमक से आप सोडियम और क्लोरीन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो भाई केमिकल रिएक्शन जो भी हमने यहाँ पे लिखी थी इसमें तो कुछ एक ही सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ। नीचे देखिए एक रिएक्शन लिखी हुई है, बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर, है ना, इसका कंबशन किया तो देखिए एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, तो वही वाली बात हो गई। तो द सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट इन आइडेंटिटी, है ना। तो इससे ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है, इससे इन सब्सटेंस की आइडेंटिटी डिफरेंट है। A change in the mass of a specific substance can take place. Change in the mass of a specific substance. Specific substance के mass में भी change आता है, ठीक है। Specific substance के mass में कैसे change आता है भाई? तो सोडियम है, सपोज इसका मास है 23 ग्राम, है ना, ये आप लोगों को पता है। क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम, ये भी आप लोगों को पता है। यहाँ पे 2 एटम सोडियम का है तो इंटू 2 कर दीजिए, है ना। 2 एटम क्लोरीन का है, इसको भी इंटू 2 कर दीजिए। ये हो गया कुछ 46 ग्राम मास, ये हो गया कुछ 71 ग्राम का मास। और इन दोनों 46 ग्राम ऑफ सोडियम और 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन ने मिल करके कितना बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया 58.3 ग्राम का, सॉरी 58.5 ग्राम का, है ना, 58.5 ग्राम का बनाया। 58.5 ग्राम का जब इन्होंने बनाया, है ना, 58.5 ग्राम का जब इन्होंने बनाया, इसमें फिर से आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 इसका ये बना, 2 मॉलिक्यूल बना इसका, है ना। 58.5 ग्राम का 2 मॉलिक्यूल्स बना। इसको भी आप जब करोगे तो पता पड़ेगा ये 117 ग्राम का बना टोटल। तो क्या बोल रहा है कि चेंज इन द मास ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस कैन टेक प्लेस बट द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस टेकन टुगेदर रिमेन्स द सेम कांस्टेंट। मतलब टोटल मास इसका कांस्टेंट है। भाई इन दोनों को भी अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 117 ही ग्राम तो आता है। और यहाँ पे ये टोटल कंपाउंड ही 117 ग्राम का बन गया। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि भाई टोटल मास जो आपने रिएक्टेंट का लिया था इट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इससे आपको ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको क्या याद दिलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, है ना, कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करते हैं। जिसमें क्या कहा जाता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो उसी के लिए ही हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस है आते हैं, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात जब हम करेंगे तो हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अ केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे होती है भाई? तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऐसे होती है कि सपोज मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट करते हो तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एक और है केमिकल रिएक्शन मीथेन। इसका आपने कंबशन किया तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में इसके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल आती है। अब इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देख करके बताइए कि इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। समझ में आया आपको क्या डिफरेंस है? अगर आप लोगों ने आंसर इसका बोल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला है तो मैं बता देती हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एनर्जी हीट के फॉर्म में दिया था, इसलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ी और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। मीथेन वाले केस में ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और निकली, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो वही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की बात हो रही है ना। यहाँ पे एनर्जी देने के बाद कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, कभी एनर्जी बिना दिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, बाद में एनर्जी निकल गई। तो ये सब जो होता है ये सब एनर्जी, मतलब कि ये सब डिफरेंस हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। और इस तरह से कोई केमिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल चेंजेस के। अब आइए फटाफट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में पहला है बर्निंग ऑफ वुड और पेपर। बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, भाई पेपर को आपने बर्न कर दिया, राख बन गया, उसके बाद वो वापस तो रिवर्स होगा नहीं, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, केमिकल चेंज। एक बार मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो दोबारा वो कर्ड मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इररिवर्सिबल प्रोसेस, केमिकल चेंज।
इलेक्ट्रोलिसिस तो एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही होता है, तो ये केमिकल चेंज है ही। हीटिंग ऑफ शुगर, भाई आपने शुगर को हीट किया तो मतलब आपने हीट प्रोवाइड किया, एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म किया आपने, जिसमें से वो कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हुआ, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अगेन अ केमिकल चेंज, जिसमें कि आयरन जब रस्ट होता है तो ऑफकोर्स ये स्लो प्रोसेस है, जिसमें आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है Fe2O3 XH2O। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि रस्ट इज अ और इज एन, और आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, इज एन एलिमेंट, इज अ कंपाउंड, इज अ मिक्सचर, नन ऑफ इट। तो आप क्या लिखोगे, बहुत बच्चे लिखते हैं कि इट्स अ मिक्सचर, नो इट्स नॉट अ मिक्सचर, इट इज अ कंपाउंड। फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 XH2O। X इज अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जिसकी वजह से वो रस्ट बना है। नेक्स्ट है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अगेन अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, राइट। बटर टर्निंग रैंसिड, बटर का रैंसिड होना। रैंसिड का मतलब क्या होता है, रैंसिड का मतलब होता है कि जैसे कभी भी कोई डीप फ्राइड आइटम, जैसे कि आपका ये पोटैटो चिप्स होते हैं या कोई भी ऐसे डीप फ्राइड आइटम्स जो होते हैं, है ना, उन डीप फ्राइड आइटम्स को अगर, या फिर जैसे कुकीज़ होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, इनको अगर आपने मॉइस्ट इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, जैसे बारिश के मौसम में बाहर छोड़ दिया, कवर नहीं किया, एयर टाइट में कंटेनर में उसको नहीं पैक करके रखा, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो मॉइस्ट हो जाए, मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाता है, वो नरम पड़ जाता है, उसकी क्रिस्पीनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है रैंसिड। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, तो उसके अंदर में जो ऑयल प्रेजेंट होता है ना, या बटर प्रेजेंट होता है, या घी प्रेजेंट होता है, वो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो ऑयल और बटर का ऑक्सीडेशन टर्न्स इनटू द सब्सटेंस रैंसिड, ठीक है, टर्न्स द सब्सटेंस इनटू रैंसिड। तो वही चीज़ है ये रैंसिड, मतलब नरम पड़ जाना। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जल गई, राख हो गई, दोबारा लकड़ी में कन्वर्ट नहीं होगी, दैट्स अ केमिकल प्रोसेस। डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ जाना, तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सड़ जाना वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। भाई एक फ्रूट अगर पक जाता है तो दोबारा से तो वो टेंडर होगा नहीं, दोबारा से तो वो कच्चा होगा नहीं, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतने तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं। अब चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि मुझे ये समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो ये जो टॉपिक है इसको आप देख लीजिए, इसको लिखेंगे कैसे आप, तो खाली फिजिकल चेंज के लिए P लिखिए, केमिकल चेंज के लिए C लिखिए, और नंबर 1 जरूर डाल दीजिए, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके आप डाल दीजिए, और आपको जो भी लगता है इसका आंसर है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, इस तरह से लिख करके आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं, ताकि इस टॉपिक को अगर समझ में आ गया है तो आप मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया बेसिकली। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपको इन टॉपिक में से कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि हमें फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक का पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया, या केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक का पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं उसके ऊपर फिर से एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके देन, सी यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।